नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नारायण आईटी विधायका में। देखो, कल हमने पार्ट 9 अपलोड किया था। उसमें हम लोगों ने चर्चा करी थी एनर्जी मीटर के बारे में। ठीक है, एनर्जी मीटर जो है उसका परिचय था, डेफिनेशन जो होती है वो बताई थी। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, उन चीजों पर चर्चा करी थी। जो इसके पार्ट है उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इस एनर्जी मीटर में जो इसके वर्गीकरण है। उस वर्गीकरण में पहला हो गया था अपना जो मोटर सिद्धांत के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं अपन, वो हो गया था। उसके बाद में दूसरा चर्चा करते हैं आज कि एनर्जी मीटर जो होता है उसके वर्गीकरण में दूसरा पार्ट था इंडक्शन टाइप वाटर एनर्जी मीटर। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं इंडक्शन सिद्धांत पर आधारित एनर्जी मीटर की। तो इंडक्शन सिद्धांत पर आधारित ऊर्जा माप। ठीक है, अब देखो यहां अपने को एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि इसमें एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत है इंडक्शन सिद्धांत। ठीक है, अब इंडक्शन सिद्धांत का मतलब होता है प्रेरणीय सिद्धांत। मतलब कि किसी भी कॉइल की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो कॉइल के अंदर जब सप्लाई प्रवाहित की जाती है तो सप्लाई प्रवाहित करवाने के बाद में उस कॉइल के साथ जो दूसरी कॉइल रखी होती है या तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुए, ठीक है, या फिर जो अपना चुंबकीय क्षेत्र है वो किसी स्थिर चालक के मध्य गतिमान अवस्था में आए तो उससे वहां पर एक ईएमएफ जनरेट होती है और वो जो ईएमएफ जनरेट होती है वही एक तरीके से अपना इंडक्शन प्रभाव कहलाता है। अब देखो यहां अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि प्रेरण वर्ड जो है, प्रेरण वर्ड के लिए अपने को यह ध्यान रखना है कि प्रेरण केवल और केवल एसी सप्लाई जब हम लोग किसी उपकरण में देते हैं या प्रवाहित करवाते हैं तो उसी दौरान उसके अंदर इंडक्शन प्रभाव जो होता है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना एसी सप्लाई जहां कहीं भी रहेगी वहां पर इंडक्शन प्रभाव मौजूद है, जरूर रहेगा। तो एसी सप्लाई के आधार पर ही इस मीटर का वर्गीकरण किया जाता है। अब यहां पर बात करें तो इंडक्शन सिद्धांत पर आधारित जो ऊर्जा मापी है, अपने जो एनर्जी मीटर है वो भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि एसी सप्लाई की यदि मैं बात करूं तो देखो एसी सप्लाई को हम लोग दो प्रकार से यूज में लेते हैं। पहला सिंगल फेज सप्लाई के तौर पे और दूसरा थ्री फेज सप्लाई के रूप में, या इसको मैं बोल सकता हूं बहुकलीय प्रणाली। ठीक है, तो ये होती है अपनी बहुकलीय प्रणाली और ये होती है अपनी एकल कला प्रणाली। एकल कला प्रणाली, ठीक है, तो एकल कला प्रणाली की यदि मैं बात करूं तो फेज और न्यूट्रल की उपस्थिति रहती है। फेज और न्यूट्रल की उपस्थिति रहती है। बहुकलीय प्रणाली की यदि मैं बात करूं तो ये भी अपने नॉर्मली दो प्रकार की होती है। बस इसके संयोजनों के आधार पर बात करें तो एक संयोजन तो होता है डेल्टा संयोजन में, डेल्टा संयोजन आधारित प्रणाली। एक होती है अपनी स्टार संयोजन आधारित प्रणाली। ठीक है, तो ये थी अपनी प्रेरण सिद्धांत के आधार पर जो एनर्जी मीटर का वर्गीकरण करते हैं उनके पहला एकल कला प्रणाली के आधार पर एनर्जी मीटर और त्रिकला या मैं कहूं बहुकलीय प्रणाली उस आधार पर इसका वर्गीकरण। पहला है डेल्टा संयोजन के आधार पर और दूसरा है स्टार संयोजन के आधार पर। अब देखो यहां अपने को विशेष तौर पर जो ध्यान रखना है वो क्या है, किस प्रकार से इनकी जो कार्य करने की प्रणाली है वो है, किस तरीके से ये कार्य करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग एकल कला प्रणाली, एकल कला प्रणाली पर आधारित प्रेरण
ऊर्जा मापी यंत्र की। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर की। चलो, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, देखो इसको एकल कला ऊर्जा मापी के नाम से भी जाना जाता है। एकल कला ऊर्जा मापी यंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब एकल कला ऊर्जा मापी यंत्र की बात होगी तो इसका मतलब सप्लाई जो रहेगी वो सिंगल फेज की रहेगी। तो सप्लाई सिंगल फेज की रहेगी और सिंगल फेज के अंदर आने वाले जो दो तार रहेंगे वो फेज और न्यूट्रल के रहेंगे। ठीक है, अब एनर्जी मीटर की बात करें तो एनर्जी मीटर का जो पाठ्यांक होता है वो kWh में आता है। ठीक है, एनर्जी मीटर की पाठ्यांक की बात करें तो वो kWh में आता है। तो ये रहता है इसका पाठ्यांक। अब इस पाठ्यांक के अंदर ही इस मीटर की जो संरचना है वो सारी छिपी रहती है। देखो, के का मतलब किलो पर 1000 जूल के आसपास अगर इस यंत्र के द्वारा ऊर्जा खपत कर ली जाती है तो उसको किलो के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अगर इससे कम रहती है तो भी इसको आप लोग किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब W का मतलब पावर से है। अब पावर जो होती है उसको ज्ञात करने के लिए वोल्टेज और करंट दोनों की अपने को आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद में यदि मैं समय की बात करूं तो टाइम के अकॉर्डिंग ही ऊर्जा खपत होती है। तो यहाँ पर पावर की यदि बात करते हैं या ऊर्जा खपत की यदि हम लोग बात करते हैं तो इन तीन चीजों के गुणनफल के आधार पर ही अपना सिंगल फेज का एनर्जी मीटर जो होगा वो अपना पाठ्यांक रिप्रेजेंट करेगा। अब सिंगल फेज के एनर्जी मीटर के अंदर जब वोल्टेज मापनी होती है तो उस दौरान ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर वोल्ट मीटर लगा दे, करंट मापनी हो तो इसके अंदर एम्पीयर मीटर से योजित कर दे। ठीक है, तो ऐसा तो करते नहीं है। तो यहाँ पर वोल्टेज ही गणना करने के लिए कॉइल संयोजित की जाती है जिसको पीसी कॉइल के नाम से जाना जाता है, और करंट मापने के लिए कॉइल संयोजित की जाती है जिसको सीसी कॉइल के नाम से जाना जाता है। पीसी कॉइल जो आती है वो वोल्टेज विभवमापी के समानुपात में या विभवांतर जो होता है, दोनों सिरों पर उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है, उस विभवांतर के समानुपात में अपने को इसका मान रिप्रेजेंट करके देती है। तो विभवांतर, ठीक है भाई, दोनों सिरों पर जो उत्पन्न होने वाला जो विभव में अंतर है वो कितना रिप्रेजेंट हो रहा है वो उसको दर्शाने के लिए पीसी कॉइल यूज में लेंगे। तो एक तरीके से ये वोल्टमीटर की भांति काम करती है। करंट जो है कि परिपथ के अंदर आने वाली करंट कितनी है, लोड कितने एम्पीयर तक का चल रहा है, उसकी गणना करने के लिए सेंटर में सीसी कॉइल लगाई जाती है। सीसी कॉइल जो होती है वो धारा के मान के आधार पर अपना मान रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और इसी यंत्र के अंदर बहने वाली जो वोल्टेज है वो और बहने वाली धारा है वो कितने समय के लिए इसके अंदर प्रवाहित हो रही है वो उसको रिप्रेजेंट समय के साथ किया जाएगा। और इन तीनों के गुणनफल के आधार पर ही अपना सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होगा वो अपने पाठ्यांक को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से एक एनर्जी मीटर जो होता है वो कार्य करता है। अब यहाँ पर अपने को विशेष तौर पर ये चीज ध्यान रखनी है कि सिंगल फेज का जो एनर्जी मीटर होता है उसकी बनावट किस किस प्रकार से हो सकती है। तो देखो, यहां अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो संरचना के लिए अपने को ध्यान रखना है कि फ्री अवस्था में घूमने के लिए एक तो चाहिए क्या अपने को धुरा। तो संरचना की बात करते हैं। एक तो होगा धुरा, दो जेल बेरिंग, ठीक है, और पीसी कॉइल। इसका जो लपेटन किया जाएगा वो ई आकृति वाली रोड पर किया जाएगा। ठीक है, इसका जो लपेटन किया जाएगा वो ई आकृति वाली रोड के ऊपर किया जाएगा। इसके साथ ही सीसी कॉइल जो होगी उस सीसी कॉइल का जो लपेटन किया जाएगा वो यू आकृति वाली
रोड पर किया जाएगा। ठीक है, पीसी कॉइल हो गई, सीसी कॉइल हो गई। इन दोनों कॉइलों के मध्य अपने को एक डिस्क की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक डिस्क होगी जो इसमें नॉर्मल तौर पे मैं कहूं तो एडी धारा अवमंदक प्रणाली के तौर पे भी काम करेगी। ठीक है, डिस्क की आवश्यकता पड़ेगी। डिस्क के रूप में हम चाहे तो तांबे की डिस्क यूज में ले सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम की यूज में ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इस पे जो रिकॉर्डिंग पैमाना है, रिकॉर्डिंग स्केल, उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इन सभी चीजों से मिलकर के अपना एक एनर्जी मीटर जो होता है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होता है, उसकी बनावट है बनी। अब यहाँ पर अपने को विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि पीसी कॉइल जो होगी, उस पीसी कॉइल की रेंज की यदि मैं बात करूं तो सिंगल फेज की है। सिंगल फेज की है तो इसका मतलब कम से कम 250 वोल्टेज सहन करने वाली होनी चाहिए। तो कम से कम 250 वोल्टेज सहन करने वाली होनी चाहिए, सहन क्षमता वाली। ठीक है, और सीसी कॉइल की मैं बात करूं तो ये कम से कम 16 एम्पियर करंट को सहन करने वाली होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो इसकी बनावट की यदि बात करें तो पीसी कॉइल जो होती है वो पतले तार और इनेमल्ड प्रकार का तार होगा। पतला तार होगा, इनेमल्ड तार होगा, और लपेट संख्या जो होगी या फिर मैं कहूं टर्न तो अधिक होगी। ठीक है, इस प्रकार से पीसी कॉइल का निर्माण किया जाएगा, पीसी कॉइल की संरचना बनाई जाएगी। इसी के साथ अपने को ये ध्यान रखना है कि पीसी कॉइल जो होती है, अगर उसके संयोजन की बात की जाए तो इसका संयोजन हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में होगा। ठीक है, इसका संयोजन जो होगा वो समांतर क्रम में होगा। ठीक इसी प्रकार से अपनी सीसी कॉइल आएगी। सीसी कॉइल जो होती है वो तांबे के तार की, और तार की साइज अगर देखिए तो तार कैसा होना चाहिए, मोटा। लपेट संख्या इसकी कम होनी चाहिए, और इसकी विशेषता होनी चाहिए कि अधिक मात्रा की करंट को आसानी से सहन कर सके। अधिक मान तक की करंट को सहन करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, और संयोजन की यदि बात की जाती है, यदि संयोजन की बात की जाती है तो इसका संयोजन जो बनेगा वो परिपथ में श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में संयोजित होगी। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर की जब भी संरचना बनाई जाए तो कम से कम अपने को इन चीजों का तो ध्यान रखना है कि दूरा हुआ रहेगा। भाई फ्रीली अवस्था में उसको अगर घुमाना है, अपने को जो डिस्क लगी होती है, डिस्क के साथ जो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा होता है, उसको घुमाना है तो घुमाने की स्थिति के लिए एक धुरा होगा और धुरे के साथ 2 ज्वेल बेरिंग होगी ताकि वहां पर फ्रीली अवस्था में ये घूमता है। उसके साथ साथ यहाँ पर वोल्टेज जो आती है उसकी कैलकुलेशन के लिए, विभव में जो अंतर उत्पन्न हो रहा है उसकी कैलकुलेशन के लिए पीसी कॉइल की आवश्यकता होगी। करंट मान कितना बह रहा है तो करंट की गणना के लिए यहाँ पर सीसी कॉइल की आवश्यकता रहेगी। और डिस्क जो इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य गतिमान होगी और अपने ऊपर एक बलागुण महसूस करेगी, तो उसके लिए डिस्क की आवश्यकता होगी। तो ये डिस्क तांबे की या एल्यूमिनियम की हो सकती है। अब यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है, यदि करंट कैपेसिटी अधिक आ रही है, ठीक है, तो उस दौरान आप तांबे की भी डिस्क काम में ले सकते हो। ठीक है, और एल्यूमिनियम की डिस्क भी काम में ले सकते हो। वैसे अधिकतर आजकल जो डिस्क काम में ली जा रही है वो एल्यूमिनियम डिस्क ही काम में लेते हैं। तो एल्यूमिनियम डिस्क एक तरीके से दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य रहकर अपने ऊपर एक घुमावबल महसूस करती है, घुमावबल महसूस करके ही धुरे को घुमाती है। धुरे के साथ ही जुड़ा हुआ जो रिकॉर्डिंग पैमाना होता है वो भी काम करने लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है वो कार्य करता है। इसके साथ साथ इसकी
अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो संरचना के लिए देखो, इसका सर्किट डायग्राम जो बना होता है वो किस प्रकार से बना होता है। सर्किट डायग्राम की चर्चा करते हैं। एनर्जी सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होता है उसकी संरचना की यदि बात करें, सर्किट डायग्राम की यदि हम बात करें तो कुछ इस तरीके से होती है। देखो, ज्वेल बेरिंग होता है, रिपीटिंग प्रणाली होती है, एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, करंट कॉइल के लिए जिसका आकार होता है, संरचना जो होती है वो यू आकार की छड़ होती है। इसके साथ साथ जो अपना पीसी कॉइल होती है उसको स्थापित करने के लिए यहाँ पर ई आकार की आकृति बनी होती है। इसके साथ जो कॉन्टेक्टर है सप्लाई सोर्स के वो जुड़े होते हैं। अब इस मीटर के अंदर जाने वाली जो सप्लाई है वो किस प्रकार से प्रवाहित होगी, किस प्रकार से दोनों कॉइल उत्तेजित होगी और किस तरीके से एल्यूमिनियम की डिस्क जो होगी वो कार्य करेगी। तो देखो, जैसे हम लोग इसको सिंगल फेज सप्लाई के साथ संयोजित करेंगे, उसी के दौरान सीसी कॉइल और पीसी कॉइल जो रहेगी उन दोनों कॉइलों के अंदर फेज पहुंचाना जरूरी होगा। तो जैसे ही हम लोग इसको यंत्र को संयोजित करते हैं तो फेज सिरे के साथ यहां से होती हुई एक सिरा होता है, एक तार जो होता है, वायर जो होता है, उसके द्वारा करंट सीसी कॉइल जो अपनी पीसी कॉइल जो रहती है ये वाली, इस पीसी कॉइल को सप्लाई स्रोत के साथ संयोजित कर दिया जाता है। अब अपने को पता है कि पीसी कॉइल का संयोजन जो होना चाहिए वो समांतर क्रम में होना चाहिए। अब समांतर क्रम के लिए फेज के साथ क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। तो मैं यहां से देखूं तो देखो, यहां से न्यूट्रल पत्ती जो है अपनी वो आपस में लिंक हो रखी है, वो आपस में क्या हो रखी है, लिंक हो रखी है। तो जैसे हम इसको यहां से संयोजित करेंगे उसी के दौरान यहां से न्यूट्रल सिरा जो है वो पीसी कॉइल के दूसरे सिरे को मिल जाता है। तो यहाँ इसको न्यूट्रल मिल जाता है। इस तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ से इसको फेज मिल जाता है। तो एक तरीके से बात करो तो पीसी कॉइल को पूरी की पूरी वोल्टेज आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पीसी कॉइल जो होती है उसकी संरचना बन जाती है। ठीक है, उसके साथ हम लोग देखते हैं कि जब सीसी कॉइल की बात करें तो सीसी कॉइल श्रेणी क्रम में रहनी चाहिए। तो यहां से हम लोग देखते हैं इसका संयोजन जो बना रहता है वो सीसी कॉइल का संयोजन इस तरीके से बन करके सीधा डायरेक्ट श्रेणी क्रम में संयोजित हो जाता है। ठीक है, तो फेज तार जो है उसके साथ श्रेणी क्रम में हमने सीसी कॉइल जोड़ दी और पीसी कॉइल जो फेज और न्यूट्रल के मध्य जोड़ दी। अब जब लोड के साथ इस यंत्र को संयोजित किया जाता है तो वोल्टेज का मान तो इसके अंदर मौजूद रहता है। भाई जैसे हम लोग सप्लाई सोर्स के साथ इसको संयोजित करेंगे तो वोल्टेज तो इस परिपथ के अंदर रहेगी, लेकिन करंट जो है वो कब बहेगी, सीसी कॉइल जो रहेगी वो कब उत्तेजित होगी, जब इस उपकरण को या इस मीटर को हम लोग किसी उपकरण के साथ संयोजित करेंगे। तो जैसे हम लोग इसको लोड के साथ संयोजित करते हैं तो लोड के साथ संयोजित करते ही इस यंत्र के अंदर जो सीसी कॉइल है वो उत्तेजित हो जाती है। भाई जितना लोड लगाएंगे उसी हिसाब से सीसी कॉइल जो होगी वो अपना मान रिप्रेजेंट करेगी। तो सीसी कॉइल के अंदर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। ठीक है, और पीसी कॉइल जो है उसको वोल्टेज पूरी की पूरी प्राप्त हो रही है तो पीसी कॉइल जो है वो भी अपना काम करना शुरू कर देगी। तो यहाँ इन दोनों के मध्य एक डिस्क स्थापित की जाती है। इन दोनों के मध्य क्या स्थापित की जाती है, डिस्क, जो मुख्य रूप से एल्यूमिनियम की हो सकती है या फिर कॉपर की हो सकती है। तो ये डिस्क अपने ऊपर एक घुमाव बल महसूस करती है। घुमाव बल जो महसूस करती है उसका कारण है इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसका चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र के कारण डिस्क जो है वो अपने ऊपर एक घुमाव बल महसूस करती है और ये डिस्क अपने धुरे पर घूमना शुरू हो जाती है। और जैसे ये डिस्क घूमती है उसी के साथ साथ ये धुरा जो होता है ये भी पूर्णतः घूमना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये घूमता है तो इसके साथ जुड़ा हुआ ये जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वार्म गियर जो होता है, इसको हम बोल सकते हैं वार्म गियर। वार्म गियर जो होता है ये रोटेटिंग अवस्था में आ जाता है, घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो रिकॉर्डिंग पैमाना है, रिकॉर्डिंग प्रणाली है, वो भी कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो इस तरीके से अपना सिंगल फेज का एनर्जी मीटर जो होता है वो कार्य करता है। ठीक है, अब इससे संबंधित अपने को विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है, पहला कि एनर्जी मीटर जो है पीसी कॉइल 250 वोल्टेज सहन करने वाली ही होनी चाहिए। भाई 300 वोल्टेज अगर हम लोग देखें तो 250 वोल्टेज तो नॉर्मली न्यूनतम जो इसकी रेटिंग है वो रहनी चाहिए। अगर हम चाहे तो ये 300 वोल्टेज सहन सीमा वाली भी बना सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज मान में 10% तक की कमी और अधिकता चलती रहती है। ठीक है,
तो कम से कम 250 वोल्टेज सहन करने वाली तो ये पीसी कॉइल होनी चाहिए। इसके साथ ही हम लोग बात करें तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये यंत्र जो होता है, इसका धुरा जो होता है वो 1 घंटे में कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसके चक्कर जो हो वो अपने को पता रहने चाहिए। ठीक है, तो इन चक्रों की संख्या जो होती है 1 घंटे के अंदर इसके लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या होती है, वो एक तरीके से इसका नियतांक कहलाता है। तो नियतांक जो होता है, नियतांक के तौर पे अगर मैं चक्रों की बात करूं तो 1 घंटे के अंदर यदि कोई एनर्जी मीटर या उसका धुरा 3600 चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो वहां उसके द्वारा 1 यूनिट खर्च कर ली जाती है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि किसी यंत्र के द्वारा यदि 1 घंटे में 3600 चक्कर कंप्लीट कर लिए जाए, भाई लोड जिस हिसाब से हम लोग लगाते हैं, अगर लोड के आधार पर फिक्स 1 घंटे में यदि ये डिस्क अपने अक्ष पर 3600 चक्कर पूरे कंप्लीट कर लेती है तो वहां पर ऊर्जा खपत का जो मान होगा वो 1 यूनिट होगा, 1 जूल का होगा। ठीक है, तो ये नियतांक अपने को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपने को ये भी ध्यान रखना है कि ये यंत्र जो होता है केवल और केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। तो ये नॉर्मली तौर पर मैं कहूं तो इसकी विशेषता भी हो सकती है। इसके अलावा यदि इस यंत्र के उपयोग से पीसी कॉइल और सीसी कॉइल इन दोनों के अंदर जो राशि बहेगी, मतलब पीसी वोल्टेज को दर्शा रही है, सीसी कॉइल जो है करंट को दर्शा रही है, इन दोनों के आपसी सामंजस्य के कारण यदि इस यंत्र का पावर फैक्टर बिगड़ता है तो उस पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम लोग इस यंत्र के साथ शेडिंग रिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। शेडिंग रिंग जो होती है वो धुरे के साथ स्थापित की जाती है। ठीक है, तो पीसी कॉइल जो रहेगी उसके साथ इसकी स्थापना की जाएगी। तो शेडिंग रिंग जो रहेगी वो वोल्टेज और करंट इन दोनों के अंदर जो आपसी अनबैलेंस स्थापित हुआ है उस अनबैलेंस को खत्म करने का कार्य करती है और पावर फैक्टर को बनाए रखती है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपने इलेक्ट्रिकल में केवल और केवल 3 ही चीजें ऐसी होती है जहां पर शेडिंग रिंग का यूज किया जाता है। तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर जो होता है उसके अंदर हम लोग शेडिंग रिंग का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अपने शेडेड कोर मोटर जो होती है उसके अंदर शेडिंग रिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, और एक अपना वाट मीटर था, उस वाट मीटर के अंदर हम लोग शेडिंग रिंग का उपयोग करते हैं। तो ये था अपना सिंगल फेज का एनर्जी मीटर। अब कुछ इसी तरीके से अपना 3 फेज का मीटर आता है। ठीक है, तो 3 फेज का जो एनर्जी मीटर होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। यदि मैं इसकी बात करूं तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। भाई 3 फेज की सप्लाई जो आती है उसके संयोजनों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। अब 3 फेज संयोजन की बात करें तो 3 फेज संयोजन जो है वो अपने 2 प्रकार से होते हैं, पहला स्टार संयोजन में और दूसरा डेल्टा संयोजन में। तो स्टार संयोजन जो प्रणाली होती है, अपनी स्टार संयोजन नॉर्मली बात करते हैं 3 फेज एनर्जी मीटर। ठीक है, तो 3 फेज एनर्जी मीटर जो होता है वो अपना 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, एक स्टार संयोजित और एक डेल्टा संयोजित। स्टार संयोजित की यदि मैं बात करूं तो इस यंत्र को 3 कला 4 तार प्रणाली भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा संयोजन जो होता है उसको 3 कला 3 तार प्रणाली बोलते हैं। जैसी संरचना सिंगल फेज की होती है सेम लगभग संरचना इनकी भी होती है। अंतर केवल इतना सा होता है कि अपने को यह ध्यान रखना होता है कि इन दोनों में स्टार संयोजन की यदि मैं बात करूं, स्टार संयोजित एनर्जी मीटर की मैं बात करूं तो इस यंत्र में यदि हम लोग पीसी कॉइल काम में ले रहे हैं तो तीनों फेजों के लिए 3 अलग अलग पीसी कॉइल आएगी, तीनों के लिए 3 अलग अलग सीसी कॉइल आएगी। ठीक है, तो इसका संयोजन जो बनेगा वो अपने को ध्यान रखना है कि इसकी पीसी कॉइल जो रहेगी वो 250 वोल्टेज सहन करने वाली रहनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टार संयोजन में अपने को पता है कि यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट की उपस्थिति अपने को होगी और जब न्यूट्रल पॉइंट की उपस्थिति हो जाती है तो फेज के साथ हम लोग पीसी कॉइल जो उसका संयोजन करेंगे
तो उस पीसी कॉइल की कम से कम वोल्टेज सहन सीमा जो होनी चाहिए वो 250 वोल्टेज सहन करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी संयोजन लगभग अपना सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होता है उसी के समान बना रहेगा। इसके बाद में दूसरा अपने को ध्यान रखना है कि यदि हम लोग डेल्टा संयोजित एनर्जी मीटर यदि यूज में ले रहे हैं, उस कंडीशन में मुख्य रूप से अपने को ध्यान रखना है कि इस यंत्र में पीसी कॉइल जो होगी वो कम से कम 500 वोल्टेज सहन करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो पीसी कॉइल जो होनी चाहिए वो 500 वोल्टेज सहन सीमा वाली होनी चाहिए। बस ये दो मुख्य अंतर है जो अपने को विशेष तौर पे ध्यान है रखने हैं, ठीक है। अब पीसी कॉइल 500 वोल्टेज सहन करने वाली तो इसके अंदर क्यों होनी चाहिए, इसके अंदर 250 वोल्टेज सहन करने वाली क्यों होनी चाहिए, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मान लेते हैं ये अपना स्टार संयोजन है, यहां अपने को न्यूट्रल पॉइंट की उपस्थिति हो जाती है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जिस तरीके से लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर पीसी कॉइल संयोजित करेंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर इस आर फेज के ऊपर एक सीसी कॉइल संयोजित कर दी। सीसी कॉइल जो होगी वो एम्पीयर मीटर की भांति काम करेगी। तो ये मैंने समान श्रेणी क्रम में जोड़ दी, ठीक है। उसके साथ पीसी कॉइल जो होगी वो अपने को जोड़नी होगी समांतर क्रम में। तो मैंने यहां से इसके साथ समांतर क्रम में पीसी कॉइल संयोजित कर दिया और उसका संयोजन जो बनाया वो न्यूट्रल तार के साथ बता दिया। तो यहाँ इन दोनों सिरों के मध्य जो वोल्टेज का मान है वो सिंगल फेज वोल्टेज का मान है। भाई एक तरफ से फेज है, एक तरफ से क्या प्राप्त हो रहा है, इसको न्यूट्रल। तो यहाँ आने वाली जो वोल्टेज है वो सिंगल फेज की वोल्टेज है। सिंगल फेज की जो मानक वोल्टेज मानी जाती है वो 230 वोल्टेज मानी जाती है। तो लगभग 250 वोल्टेज सहन करने के हिसाब से अपने को यहाँ पर पीसी कॉइल की संरचना बनानी होगी। तो इस तरीके से अलग अलग तीनों फेजों के ऊपर हम लोग सीसी और पीसी कॉइल लगा करके तीन अलग अलग एनर्जी मीटर लगा करके इस यंत्र की ऊर्जा खपत हम लोग आसानी से नाप सकते हैं। सप्लाई की ऊर्जा खपत, इस सप्लाई पे चलने वाले लोड की जो ऊर्जा खपत उसको आसानी से नाप सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करें कि डेल्टा संयोजित में जो एनर्जी मीटर होता है उसकी पीसी कॉइल की संरचना 500 वोल्टेज सहन करने वाली क्यों होनी चाहिए। तो यहाँ देखो, अगर मैं डेल्टा संयोजन बनाऊं तो डेल्टा संयोजन अपने एक ट्रायंगल की भांति बनता है, एक त्रिभुज की भांति बनता है, ठीक है। तो ये अपना संयोजन हो जाता है, ठीक है। तो इस संयोजन में फेज की यदि मैं बात करूं तो कम से कम जैसे आर, वाई और बी, एक फेज जो है, अगर एक कॉइल की मैं बात करूं तो एक कॉइल को मिलने वाले फेजों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। जैसे मान लेते हैं कि ये तीन कॉइल है एबीसी, ठीक है। पहली कॉइल यदि मैं ए की बात करूं तो ए एक तरफ से यहां जुड़ी हुई है, एक तरफ से यहां जुड़ी हुई। तो इस तरफ से मिलने वाला जो फेज है वो तो हो गया आर, और इस तरफ से मिलने वाला जो फेज है वो हो गया अपना बी। तो एक तरीके से दो फेजों के मध्य जुड़ी हुई है और दो फेजों के मध्य आने वाली वोल्टेज जो है उसकी मानक वोल्टेज जो निर्धारित की गई है वो 415 वोल्टेज निर्धारित की गई है। तो यहां दो फेजों पर एक कॉइल काम कर रही है, ठीक है। तो दो पेजों पे जब एक कॉइल काम करेगी तो दो पेजों की वोल्टेज नापने के लिए यहाँ पर जो पीसी कॉइल बनेगी उसका जो संरचना जो बनेगी वो कम से कम 500 वोल्टेज सहन करने वाली होनी चाहिए। यदि 500 वोल्टेज से कम सहन सीमा वाली अगर पीसी कॉइल हम लोग यहाँ पर संयोजित करते हैं तो उपकरण की धुंधी के चार्ज पूरे बने रहते हैं। यहाँ इसकी जो मानक वोल्टेज है कम से कम ये तो सहन करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से थ्री फेज एनर्जी मीटर जो होता है वो कार्य करेगा। जैसा अपना इसकी संरचना अपने सिंगल फेज एनर्जी मीटर की होगी, सेम वैसे की वैसी संरचना थ्री फेज एनर्जी मीटर की होगी। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि पीसी कॉइल जो होगी वो 500 वोल्टेज सहन करने वाली होनी चाहिए डेल्टा संयोजन में, तो ठीक है। और स्टार संयोजन के अंदर जो पीसी कॉइल होगी वो 250 वोल्टेज सहन करने वाली होनी चाहिए। इस प्रकार से हम थ्री फेज एनर्जी मीटर का निर्माण करके एक तरीके से थ्री फेज पावर खपत जो होगी, ऊर्जा खपत जो होगी उसकी गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जब इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की बात हो रही होती है तो ये केवल और केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करते हैं, केवल और केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करते हैं। तो गलती से भी हमारे को इन यंत्रों को डीसी सप्लाई के साथ संयोजित नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इसके
पहचान किस प्रकार से की जाएगी, ये एसी पे कार्य करेगा या फिर डीसी पे। तो सबसे बड़ी चीज होती है एसी का जो सिंबल है वो अपने को ध्यान रखना है। एसी का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। ये सिंबल अगर कहीं बना हुआ है, अकेला बना हुआ है, तो इसका मतलब इस उपकरण को अगर हमारे को यूज में लेना है तो केवल और केवल एसी सप्लाई के साथ ही उपयोग में लेना। इंडक्शन टाइप का है, इंडक्शन सिद्धांत पे काम करेगा, क्यों पीसी कॉइल और सीसी कॉइल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा उनकी आपसी प्रतिक्रिया के कारण जो बीच के अंदर लगी हुई अपनी डिस्क होती है वो रोटेटिंग स्थिति में आती है। इंडक्शन प्रभाव के कारण ही वो गति करती है। तो इंडक्शन प्रभाव के सिद्धांत पर काम करने के आधार पर ही ये यंत्र अपने ऊर्जा खपत की गणना करते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। ये था अपना एनर्जी मीटर। अब विशेष तौर पे हम चाहे तो स्टार से जैसे एनर्जी मीटर होता है उसके लिए दूरा एक काम में ले सकते हैं, डिस्क अलग अलग काम में ले सकते हैं। ठीक है, डेल्टा से के लिए चाहे दूरा एक होगा, डिस्क अलग अलग काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना एनर्जी मीटर। देखो अब हम बात करते हैं एनर्जी मीटर में जो मोस्टली है कि क्या क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला अपने को ये ध्यान रखना है कि थ्री फेज संयोजन में यदि किसी परिपथ की हम लोग ऊर्जा खपत मापते हैं तो वहां पर यदि डेल्टा संयोजन है तो जो एनर्जी मीटर काम में लेते हैं, उसके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यहां पर जो पीसी कॉइलों की संख्या होगी, वो 2 होगी और सीसी कॉइलों की जो संख्या होगी वो भी अपनी 2 होगी। यहां पर एक कॉइल उभयनिष्ठ रहती है, जिस तरीके से 2 वाट मीटर विधि होती है अपनी, ठीक उसी प्रकार से इस एनर्जी मीटर का संयोजन रहता है। तो यहाँ एक कॉइल उभयनिष्ठ रहती है, जब उभयनिष्ठ रहती है तो वहां पर 2 पीसी कॉइल और 2 सीसी कॉइल काम में ली जाती है। इसके अलावा यह एनर्जी मीटर लोड चाहे संतुलित हो या असंतुलित, चाहे असंतुलित, दोनों स्थितियों में ऊर्जा खपत की गणना करता है। ठीक है, अधिकतर जो अपना डेल्टा से योजित जो एनर्जी मीटर रहता है ये संतुलित लोड पर सही तरीके से कार्य करता है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि 2 वाट मीटर विधि जो होती है वो संतुलित और असंतुलित दोनों स्थितियों में काम करती है। दोनों स्थितियों में वाटेज खपत जो होती है उसकी गणना करता है। तो ठीक उसी प्रकार से डेल्टा संयोजन में जो एनर्जी मीटर होता है वो संतुलित और असंतुलित दोनों स्थितियों में ऊर्जा खपत की गणना करता है। बेसिकली अपने को ये ध्यान रखना है कि डेल्टा संयोजन जो होता है इस संयोजन पे अधिकतर या हमेशा मैं बात करूं तो हमेशा जो लोड लगा रहता है वो संतुलित लोड ही रहता है। तो डेल्टा संयोजन पे अधिकतर लगने वाला लोड संतुलित प्रकार का होता है। विशेष परिस्थिति ऐसी आती है कि उस पर लगने वाला जो लोड है वो असंतुलित हो जाता है। असंतुलित लोड कब होगा? जब मान लेते हैं कि कोई उपकरण चल रहा है, 3 फेज का कोई उपकरण है, उसके अंदर कोई एक वाइंडिंग उखड़ जाए, ठीक है, तो उस दौरान लोड जरूर अपना असंतुलित हो सकता है। बाकी अधिकतर डेल्टा संयोजन में जो उपकरण कार्यरत होते हैं वो सारे के सारे संतुलित लोड प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा संयोजन से तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। और यदि
मैं बात करूं स्टार संयोजन पे, स्टार संयोजन वाला जो एनर्जी मीटर होता है उससे संबंधित अपने को ध्यान रखना है कि इसके अंदर पीसी कॉइल और सीसी कॉइल की संख्या 3-3 होगी। ठीक है, 3-3 ही होगी। और दूसरा अपने को ध्यान रखना है कि जो डिस्क काम में लेते हैं, डिस्क जो यूज में लेते हैं, तो डिस्क की संख्या भी 3 होगी। धुरे की यदि मैं बात करूं तो धुरा अपना एक चल सकता है, कॉमन हो सकता है। कैसे भाई, ये अपना धुरा हो गया, एक डिस्क ये होगी, ठीक है, एक डिस्क इसकी ये होगी और एक डिस्क ये होगी। सीसी कॉइल पीसी कॉइल यहां लगा दी, सीसी कॉइल यहां लगा दी, ठीक है। दूसरी स्थिति में यहां लगा दी, सीसी कॉइल यहां लगा दी। तीसरी स्थिति में हमने यहां लगा दिया सीसी कॉइल, पीसी कॉइल को, और सीसी कॉइल को यहां लगा दिया। तो ये पीसी कॉइल हो जाती है, ये सीसी कॉइल, ये पीसी कॉइल और ये सीसी कॉइल, ये पीसी कॉइल और ये सीसी कॉइल। तो तीनों डिस्क जो है, तीनों डिस्क जो है वो इन दोनों कॉइलों की मध्य गति करती है। इन तीनों के लिए एक उभयनिष्ठ जो धुरा होता है वो काम में लिया जा सकता है। तो धुरा जो होता है वो कैसा होता है, उभयनिष्ठ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां इसकी बात करूं तो यहां पर डेल्टा संयोजन के अंतर्गत धुरा एक होता है, ठीक है। और पीसी कॉइल और सीसी कॉइल जो होती है उस एल्यूमिनियम डिस्क के साथ धुरे के दोनों तरफ संयोजित की जाती है, ठीक है। और यहां अपने विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि यहां पर एक कॉइल उभयनिष्ठ रहती है, पीसी कॉइल और सीसी कॉइल की जो संख्या होती है वो केवल और केवल 2-2 होती है, लेकिन यहाँ पर 3-3 होती है, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी। इसके अलावा अपना जो स्टार संयोजित एनर्जी मीटर आएगा जो है, ये संतुलित लोड हो या असंतुलित, दोनों प्रकार के लोड पर कार्य ये कर सकता है। अब जैसे मैं बात करूं संतुलित लोड की, तो केवल और केवल 3 फेज सप्लाई रहेगी, तो वहां पर लोड कैसा रहेगा, संतुलित। और असंतुलित लोड की यदि मैं बात करूं तो 3 फेज लोड के साथ सिंगल फेज का लोड यदि चला लिया जाता है तो वो एक प्रकार से अपना असंतुलित लोड हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का लोड हो, उस कंडीशन में यदि अपने को ऊर्जा खपत की गणना करनी है तो स्टार संयोजित एनर्जी मीटर जो होता है वो सही से कार्य करता है, ऊर्जा की गणना करके बताता है, ठीक है। तो ये चीज से संबंधित कुछ विशेष बातें जो अपने को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के आधार पर। तो डिस्प्ले के आधार पर बात करते हैं एनर्जी मीटर के वर्गीकरण, जिसका तीसरा टाइप है उसकी। तो एनर्जी मीटर का तीसरा टाइप जो होता है वो है डिस्प्ले के आधार पर इसका वर्गीकरण। डिस्प्ले के आधार पर वर्गीकरण। अब डिस्प्ले के आधार पर भी अगर इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो ये भी नॉर्मली 2 प्रकार का होता है। पहला एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है अपना डिजिटल। अब एनालॉग की यदि मैं बात करूं तो यहां पर जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं, कई उपकरण ऐसे होते हैं जो पहले चलते थे, उनके अंदर एक पैमाना बना होता था और उसके अंदर अंक लिखे हुए रहते थे, ठीक है। और उसके मध्य एक संकेतक जो होता है वो गति करता रहता है, वो गति करता रहता है। तो ठीक इसी तरीके से जिस मीटर के अंदर ये पैमाना बना होता है और इस पैमाने के ऊपर इस संकेतक के द्वारा उसकी वैल्यू दर्शाई जाती है, उसका मान रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वही यंत्र अपना एनालॉग यंत्र कहलाता है। मतलब जो संकेतक होता है वो पूर्वांकित पैमाना जो उस पर लिखा रहता है उस पर गति करता रहता है। अब इस एनालॉग मीटर की यदि मैं बात करूं तो एनालॉग मीटर जो होता है इसके अंदर छोटी छोटी 5 घड़ियां बनी होती है, छोटी छोटी 5 घड़ियां बनी होती है। इन 5 घड़ियों का जो गुणक होता है, इनका गुणक जो होता है
वो पहली घड़ी के लिए, दूसरी घड़ी के लिए, तीसरी घड़ी के लिए, चौथी घड़ी के लिए और पांचवी घड़ी के लिए कुछ इस तरीके से होता है। अगर पहली घड़ी की मैं बात करूं तो ये इंटू 1 होगा, इसका गुणक जो होगा वो इंटू 10 होगा, इसका गुणक जो होगा वो इंटू 100 होगा, इसके गुणक की यदि मैं बात करूं तो वो इंटू 1000 होगा, और इसके गुणक की यदि मैं बात करता हूं तो वो 10,000 होगा। मतलब इनका रेशियो अगर मैं देखूं तो एक दूसरे से 10 गुना अधिक चल रहा है। ये इससे 10 गुना अधिक है, ये इससे लगभग 10 गुना अधिक है, और ये इससे लगभग 10 गुना अधिक है, और ये वाला इससे लगभग 10 गुना अधिक है। तो इसका मतलब इन घड़ियों के द्वारा जो मान रिप्रेजेंट किया जाता है वो एक दूसरे से लगभग 10 गुना के अंतर पर किया जाता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक घड़ी है, ठीक है, और ये घड़ी गति कर रही है, तो जब तक इसके अंदर जो लगा हुआ संकेतक है, जो घड़ी है, इस घड़ी के अंदर जो सुई है, जो संकेतक है, जब ये एक गति इसके मुकाबले यदि 10 चक्कर काटेगा, ये अपने अंदर 10 चक्कर लगाएगा, तब ये घड़ी जो होगी वो अपना एक मान रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और फिर जब ये वाली घड़ी है, ये 10 चक्कर लगाएगी तो इसके बराबर एक मान रिप्रेजेंट होगा, और जब ये इसके मुकाबले 10 चक्कर लगाएगी तो यहाँ पर इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाने वाला मान 1 होगा, और इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाने वाला मान इसके 10 गुना अधिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये घड़ियां अपना पाठ्यांक जो होगा उसको रिप्रेजेंट करती रहेगी। इससे संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि घड़ियां बना दी अलग अलग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पर उसका मान दे दिया, यू लिखा हुआ आ गया अपने पास। फिर अपने से कहेगी इनके द्वारा दर्शाया जाने वाला जो मान है वो कितना होगा। तो यहाँ पर इन घड़ियों के द्वारा ऊर्जा खपत जो की जाती है उसकी कैलकुलेशन के लिए देखो विशेष तौर पर ध्यान रखना कि जब भी इसका पैमाना पढ़ा जाएगा तो वो पैमाना पढ़ा जाएगा हमेशा इस तरफ से, मतलब दाएं तरफ से बाएं तरफ, ठीक है। जैसे मोटरसाइकिल जो होती है, मोटरसाइकिल के अंदर जो आंकिक मान चलते हैं, जो किलोमीटर वाले मान चलते हैं, उसको जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से अपने को इसका मान भी पढ़ना होगा। मतलब इकाई के लिए, दहाई के लिए, सैकड़ा के लिए, 1000 के लिए और 10,000 के लिए, इस प्रकार से इसका मान अपने को पढ़ना हो, ठीक है। तो देखो जब इसका मान पढ़ेंगे तो ये तो है 8 पे, इसकी बात करूं ये है 6 पे, इसकी बात करूं ये है 8 पे, इसकी बात करूं तो ये 2 पे, इसकी बात करूं तो ये 1 पे। तो अब बात करेंगे इसके गुणक की, तो ये तो गुणा होगा 1 से, ये गुणा होगा 10 से, ये गुणा होगा 100 से, ये गुणा होगा 1000 से, ये गुणा होगा अपना 10,000 से, ठीक है। अब फिर उसके बाद में इनका कुल योग किया जाएगा। योग करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो इनके द्वारा दर्शाई जाने वाली ऊर्जा खपत होगी। इस प्रकार से अपना एनालॉग मीटर जो होता है वो कार्य करता है, इस तरीके से उसका मान रिप्रेजेंट करता है। तो इस यंत्र से संबंधित अपने को ये ध्यान रखना है कि इस यंत्र के अंदर 5 प्रकार की घड़ियां लगी होती है। 5 प्रकार की घड़ियों का अपना एक गुणक होता है जो एक दूसरे से 10 गुना अधिक वैल्यू दर्शाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एनालॉग मीटर के द्वारा ऊर्जा खपत की गणना की जाती है। उसके बाद दूसरे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर रीडिंग जो होती है उसको पढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है, ठीक है। तो इस परेशानी से बचने के लिए
एक नया प्रकार का यंत्र बनाया गया है जो अपना डिजिटल एनर्जी मीटर के नाम से जाना जाता। डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है उसमें इसका मान जो होता है वो सीधे ही आंकिक रूप से अपने को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो डिजिटल मीटर जो होता है, दूसरा अपना डिजिटल मल्टीमीटर, सॉरी डिजिटल एनर्जी मीटर, डिजिटल एनर्जी मीटर। तो डिजिटल एनर्जी मीटर जो होता है उसमें सिस्टम एनालॉग वाला ही होता है, बस केवल और केवल परिवर्तन इतना सा होता है कि एनालॉग एनर्जी मीटर के द्वारा जो रीडिंग दर्शाई जाती है उसको कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल में बदलने के लिए एक कन्वर्टर लगा होता है, एक कन्वर्टर लगा होता है। जो एनालॉग का जो पैमाना होता है, एनालॉग का जो पैमाना होता है उस पैमाने को जो उसकी एलसीडी डिस्प्ले होती है उसके ऊपर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कन्वर्टर के द्वारा ही एनालॉग का पैमाना सीधे ही आंकिक तौर पे अंकीय रूप में यंत्र की एलसीडी डिस्प्ले पर प्रदर्शित कर दिया जाता है। ठीक है, तो डिजिटल एनर्जी मीटर जो होता है इसमें एनालॉग जो पैमाना होता है, एनालॉग मीटर जो होता है वो काम जो करता है उस प्रक्रिया को डिजिटल में बदलने के लिए एक कन्वर्टर लगा होता है। ये कन्वर्टर जो होता है वो एनालॉग के पैमाने को सीधे ही अंकीय तौर पर यंत्र की जो एलसीडी डिस्प्ले होती है उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक डिजिटल एनर्जी मीटर जो होता है वो कार्य करता है। अब देखो विशेष चीज, एनर्जी मीटर जो होता है उससे संबंधित कुछ रोचक बात। भाई हमने एनर्जी मीटर पढ़ लिए तीनों। एनर्जी मीटर जो है मोटर सिद्धांत के आधार पर, इंडक्शन के सिद्धांत के आधार पर, डिस्प्ले के आधार पर तीनों पढ़ लिए। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि एनर्जी मीटर जो होता है उसका आंतरिक संयोजन जो बना होता है उस संयोजन को फेज या लाइव तार जो होता है उसके साथ संयोजित किया जाता है। यदि मान लो उस यंत्र को हम लोग रिवर्स अवस्था में जोड़ दें तो क्या वह यंत्र पैमाना रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, उससे संबंधित भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि एनर्जी मीटर का संयोजन विपरीत दिशा में कर देने पर यंत्र की रीडिंग या यंत्र का पाठ्यांक भी कम होने लगता है, या मैं जिसको कहूं कि यंत्र जो होता है वो उल्टा काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर इसके संयोजन जो है, सीरीज जो है, अगर उसको चेंज कर देते हैं तो यंत्र उल्टी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। जैसे मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल का पहिया अगर आगे की दिशा में घूमता है तो उसके द्वारा रीडिंग दर्शाई जाती है, लेकिन जब उसको वापस रिवर्स अवस्था में घुमाया जाता है तो उसका जो मान होता है वो भी कम होता जाता है। तो इस प्रकार से अपना एनर्जी मीटर जो होता है वो कार्य करता रहता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा
एनर्जी मीटर वोल्टेज धारा व समय के गुणनफल के समानुपात में पाठ्यांक प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना एनर्जी मीटर द्वारा दर्शाया जाने वाला पाठ्यांक जूल या किलोवाट आवर में होगा। एनर्जी की इकाई जो होती है जूल होती है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, इसके द्वारा दर्शाया जाने वाला जो पाठ्यांक होगा वो जूल या केडब्ल्यूएच में होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एनर्जी की इकाई जो होती है वो जूल होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी मीटर जो होता है उसमें दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। ऊर्जा खपत के लिए हम लोग इसको उपयोग में ले रहे हैं, लेकिन इस यंत्र में अनावश्यक रूप से भी कोई ऊर्जा खपत होती है क्या? ठीक है, या इसमें कोई सा दोष उत्पन्न होता है कि तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक एनर्जी मीटर जो होता है उसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के दोष होते हैं। एनर्जी मीटर जो होता है उसमें मुख्य रूप से कितने प्रकार के दोष होते हैं? 5 प्रकार के। तो हम लोग बात करेंगे दोष की। तो एनर्जी मीटर में 5 प्रकार के दोष होते हैं। दोष होते हैं। ठीक है, अब ये 5 प्रकार के दोष कौन से, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला होता है क्रिम्पिंग दोष। पहला होता है क्रिम्पिंग दोष। ठीक है, दूसरा जो दोष होता है वो होता है गति दोष। दूसरा जो दोष होता है वो कौन सा होता है? अपना गति दोष। तीसरा जो दोष होता है वो होता है फेज दोष। ठीक है, चौथा जो होता है वो होता है घर्षण दोष। और जो पांचवा जो है वो होता है तापमान दोष। अब ये क्या होते हैं उस पर हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्रिम्पिंग दोष का मतलब ये होता है, देखो कि एक तरीके से मैं बात करूं कि जब हम लोग यंत्र को लोड के साथ संयोजित करते हैं तो वो अपने को पाठ्यांक रिप्रेजेंट करके देगा। ठीक है, तो उस समय की जाने वाली खपत जो होगी वो वास्तविक खपत होगी। लेकिन यदि अनावश्यक रूप से भी अब अनावश्यक रूप की अगर यदि मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जब मैं इसको सप्लाई सोर्स से अलग कर देता हूं इस एनर्जी मीटर को, तो उसके बाद में भी इसमें लगी हुई जो डिस्क है वो अनावश्यक रूप से क्या करती रहती है? गति करती रहती है। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं अनावश्यक रूप से डिस्क का गति करना, डिस्क का गति करना। भाई सप्लाई स्रोत से जब हम लोगों ने इसको अलग कर दिया, अलग करने के बाद में भी अनावश्यक रूप से डिस्क क्या कर रही है? गति कर रही है। तो वह दोष कौन सा दोष होता है? अपना क्रिम्पिंग दोष। वह दोष कौन सा होता है? अपना क्रिम्पिंग दोष। तो इस दोष के निवारण के लिए देखो फिर क्या करते हैं, इस दोष के निवारण के लिए जो डिस्क होती है उस डिस्क के ऊपर छोटे छोटे छिद्र बना दिए जाते हैं। डिस्क के ऊपर छोटे छोटे छिद्र बनाकर
बनाकर जो इसकी अनावश्यक रूप से जो गति हो रही है उस गति को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में दूसरा है अपना गति दोष। तो गति दोष का मतलब देखो, कभी कभार एनर्जी मीटर में क्या होता है कि धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का मान अचानक से कम हो जाता है, तो उस दौरान इस डिस्क की गति भी कभी कम हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है। भाई चुंबकीय प्रभाव प्रभावशाली शक्तिशाली होगा तो गति के ऊपर तो प्रभाव पड़ना निश्चित है। ठीक है, तो इसी यंत्र में लगा हुआ जो डिस्क है, लगी हुई जो डिस्क, अगर ये निर्धारित गति से कम पे घूमे या निर्धारित गति से अधिक गति पे घूमे तो उस स्थिति में उत्पन्न होने वाला जो दोष है वो इस यंत्र का गति दोष कहलाता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि निर्धारित गति से कम या अधिक गति पर डिस्क का घूमना, यही अपना कौन सा दोष कहलाता है? गति दोष। अब गति दोष को यदि अपने को कम करना है तो इसके लिए अवमंदक चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गति दोष मतलब गति कम नहीं हो, ज्यादा नहीं हो, तो उस दोष को दूर करने के लिए जो निवारण है, निवारण के तौर पर अपने को अवमंदक चुंबक की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करें फेज दोष की, तो देखो फेज दोष का मतलब ये है कि जब वोल्टेज और करंट इन दोनों में यदि विद्युत धारा जो होती है ये वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे नहीं हो, ठीक है, तो उस यंत्र के अंदर फेज दोष उत्पन्न हो सकता है। तो वोल्टेज व करंट के मध्य 90 डिग्री का अंतर नहीं होगा, यही अपना कौन सा दोष कहलाता है? फेज दोष। तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेशर कॉइल होती है, जो अपनी प्रेशर कॉइल होती है, उस प्रेशर कॉइल के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का रेजिस्टेंस संयोजित कर देते हैं। पीसी कॉइल के साथ उच्च मान का प्रतिरोध संयोजित, ठीक है। तो फेज निवारण जो है उसका निवारण करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पीसी कॉइल जो रहेगी उसके साथ उच्च मान का एक रेजिस्टेंस संयोजित करना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर जो फेज दोष है मतलब करंट और वोल्टेज जो है उन दोनों के मध्य जो 90 डिग्री का अंतर स्थापित नहीं हो रहा है उस अंतर को स्थापित करने के लिए अपने को पीसी कॉइल के साथ उच्च मान का एक रेजिस्टेंस संयोजित करना होगा। और जैसे हम लोग ये रेजिस्टेंस संयोजित करते हैं उसी के साथ ही अपना फेज दोष जो है, इससे यंत्र का जो ये फेज दोष होगा ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं घर्षण दोष की। तो घर्षण दोष में देखो धुरा होता है, धुरा ज्वेल बेरिंग पर टिका होता है। यदि ज्वेल बेरिंग में स्नेहक नहीं है, स्नेहक का मतलब कि मैं कहूं एक तरीके से कि धुरा जो है वो आसानी से नहीं घूम रहा है, वो आवाज के साथ घूम रहा है, तो उस कंडीशन में वहां पर जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, घर्षण दोष। ठीक है, तो स्नेहक की कमी या मैं लिख सकता हूं बियरिंग में स्नेहक की कमी से उत्पन्न दोष। भाई हो सकता है अपना बेरिंग खराब हो जाए, ठीक है, या स्नेहक जो है उसकी कमी हो जाए। स्नेहक का मतलब होता है कि उसको आसानी से घुमाने में जो सहायक होता है वो, ठीक है। तो इस स्नेहक के तौर पे हम लोग उसमें ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह ये डालते हैं ताकि जो बेरिंग है वो आसानी से रोटेट करता रहे, सरलता से क्या करता रहे, रोटेट करता रहे। तो बेरिंग में यदि स्नेहक की कमी होती है या बेरिंग यदि टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से उसमें घर्षण दोष विद्यमान
हो जाता है। और घर्षण दोष विद्यमान होते ही डिस्क की जो घूर्णन गति होती है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके निवारण के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके निवारण के लिए भाई बियरिंग यदि खराब हो गया तो बियरिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि बियरिंग भी सही है तो अपने को स्नेहक डालना पड़ेगा, बियरिंग में स्नेहक डालना। बियरिंग में स्नेहक डालकर या नया बियरिंग लगाकर, नया बियरिंग लगा इसका निवारण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें तापमान दोष की, तो देखो तापमान दोष एक ही कंडीशन में उत्पन्न होगा, वो तब जब यंत्र को हम लोग लोड के साथ संयोजित करेंगे। तो लोड अगर अधिक मात्रा में लगा हुआ है तो यंत्र की सीसी कॉइल जो होगी, अपने उपकरण की जो सीसी कॉइल होगी, अधिक करंट बहेगी। अधिक करंट बहने से वहां पर उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होगी उसका मान भी अधिक हो जाएगा। तो ऊष्मा का मान अधिक होने के कारण वहां पर तापमान दोष उत्पन्न हो सकता है। या फिर मैं कहूं कि यंत्र की जो निर्धारित सीमा है उससे अधिक यदि उस यंत्र पर तापमान या हीट उत्पन्न हो जाती है तो वह यंत्र के लिए तापमान दोष कहलाता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि सीसी कॉइल में आवश्यकता से अधिक धारा बहने पर उत्पन्न ऊष्मा से यंत्र का तापमान प्रभावित होता है। तो इसके निवारण के लिए देखो ध्यान रखना, ये चीज मोस्ट है, इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी भी जा चुकी है। वो ये कि निवारण के लिए पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखना है कि यंत्र 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अधिक तापमान पर नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए, ठीक है। एक सावधानी तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि यंत्र जो है अपना, अगर इसकी स्थापना हम लोग कर रहे हैं तो यंत्र 27 डिग्री टेम्परेचर से अधिक तापमान वाली जगह पर स्थापित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा निवारण जो है वो ये कि यंत्र पर लगे लोड को कम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। तो ये प्रक्रिया करके हम लोग तापमान दोष है उसका निवारण कर सकते हैं। तो ये चीज अपने को मोस्टली ध्यान रखना है। ये था अपना एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के दोष जो 5 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम दोष, गति दोष, फेज दोष, घर्षण दोष और तापमान दोष। होने का कारण और उसका निवारण दोनों साथ यहाँ पर बता दिए गए, ठीक है।